हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे मॉडर्न यूरोपियन ड्रामा PEGC 113। ये हमारा आज का पेपर होने वाला है। काफ़ी बड़ा पेपर होगा, तो देख लेते हैं। 3 पार्ट में डिवाइड है ये सेक्शन A, B और C में। ठीक है, सो हम इस पेपर की थोड़ी सी डिटेल में बात कर लेते हैं। 3 घंटे का टाइम होगा और मैक्सिमम मार्क्स आपके 100 होने वाले हैं। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। वैसे तो आप लोगों को ऑलरेडी पता होगा। अब नेक्स्ट जो देखने वाले हैं वो पहला क्वेश्चन जो आता है आपके पास वो आएगा सेक्शन A में। राइट नोट्स ऑन एनी टू ऑफ द फॉलोइंग्स इन अबाउट 150 वर्ड्स। कि पहला सेक्शन में से ना 3 आपके पास ये ऑप्शन होंगे, इन पर आपको शॉर्ट नोट लिखने हैं। ये वो नहीं है कि जैसे आप अर्लियर जो एग्ज़ाम्स में देते आए हैं वो कंटेक्स्ट वाले नहीं देने हैं आपने। ठीक है, वो ऐसा कुछ नहीं करना है। इस पर आपको सीधा सीधा शॉर्ट नोट इन्होंने पूछ लिया है। और हाँ, एक चीज़ का ध्यान रखना है कि इसमें 10 नंबर का ये शॉर्ट नोट होने वाला है। तो ऐसा नहीं है कि आप 5-6 लाइन लिख के आप और ओके यू आर गुड टू गो, ऐसा नहीं है। तो इसको ठीक ठाक वर्ड्स में लिखेंगे। 150 वर्ड्स इन्होंने मांगे हैं। इसमें से जो इम्पोर्टेंट होने वाले हैं मैं वो करवाने वाली हूँ। तो सबसे पहला हमें शॉर्ट नोट लिखना है। तो अपना वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहला मैं लेने वाली हूँ रियलिज्म इन एब्सेंस घोस्ट। घोस्ट पे हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपका यहाँ पे शॉर्ट नोट भी आ गया। कुछ बड़े जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें भी घोस्ट पर काफ़ी कुछ आता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको हम लेंगे। ठीक है, चलो इसकी इंट्रोडक्शन लिखना स्टार्ट कर देते हैं। इंट्रो में हम बताएंगे कि इब्सेंस घोस्ट इज़ अ लैंडमार्क ऑफ रियलिज्म। ओके, एंड इब्सन क्या यूज़ कर रहे हैं अपने नाटक में, जो रियलिज्म को बताने के लिए वो यूज़ करते हैं। नेचुरल डायलॉग्स को वो यूज़ करते हैं और कंटेम्प्रेरी सेटिंग्स और टैबू सब्जेक्ट्स लाइक हेरिडेटरी डिजीज़। इसमें जो कुछ डिजीज़ होती है जो हेरिडिटरी होती हैं, वंशानुगत होती हैं, जो किसी एक अगर कोई डिजीज़ किसी फैमिली में एक मेंबर को है तो वो हेरिडिटरी चलती रहती है, तो उसको बोलते हैं हेरिडिटरी डिजीज़। ठीक है, देन इनफिडेलिटी और सोशल हिपोक्रेसी टू क्रिटिक बोर्गियस मोरालिटी और शो हाउ द पैट्स, ठीक है, पैट्स घोस्ट लाइक पास्ट एक्शन, सीक्रेट्स और आउटडेटेड बिलीव्स। उसको इन्होंने घोस्ट बोला। डिस्ट्रॉयज द प्रेजेंट फोर्सिंग कैरेक्टर्स इनटू ट्रेजिक सिचुएशंस ड्रिवन बाय हेरिडिटी और एनवायरनमेंट रादर देन रोमांटिक आइडियाज़। तो उन्होंने रोमांटिक आइडियाज़ पर इतना फोर्स नहीं डाला है, बट जो कंटेम्प्रेरी चीज़ें थी उस टाइम की उन पर उसने बात की है। इट स्ट्राइव्स अवे रोमांटिसिज्म टू रिवील हार्श ट्रूथ and focusing on psychological depth and social commentary through believable characters like Mrs. Elvin के बारे में भी वो बात करते हैं। ठीक है, एंड Oswald making the audience confront uncomfortable realities। ओके, इसमें मैं थोड़ा सा बता दूं कि जो इब्सन का ये जो नाटक है उनका घोस्ट एक ना रियलिज्म या इसको आप यथार्थवाद भी बोल सकते हैं, भी नहीं मतलब हिंदी में यथार्थवाद बोलते हैं, जो एक मनोवैज्ञानिक एक साइकोलॉजिकल जो एक चीज़ों को साइकोलॉजिकली सोचने की जो एक गहराई होती है ना, उससे वो एक सामाजिक उस टाइम जो सामाजिक चीज़ें थी, रियलिटीज़ थी, उस पर वो ध्यान थोड़ा सा फोकस करवाते हैं, जिससे कि जो रीडर है वो जो कुछ इन्होंने जितनी भी जो प्रॉब्लम्स बताई हैं, जो अनकंफर्टेबल जो रियलिटीज़ बताई हैं, उनको जो ऑडियंस है, जो रीडर है, वो उसको कन्फ्रंट कर सकें। ठीक है, तो इस तरह से उन्होंने जो प्रैक्टिकल चीज़ें हैं, जो प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के साथ उन्होंने इस नाटक के ज़रिए इन सारी चीज़ों को रियलिज्म के थ्रू बताने की कोशिश की है। वो कौन कौन सी चीज़ें थी वो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ। की एस्पेक्ट्स ऑफ रियलिज्म इन घोस्ट। तो वो कौन कौन से एस्पेक्ट्स थे जिसकी वजह से जो इनके जो नाटक को रियलिज्म के थ्रू बताने की जो कोशिश करी जा रही है। ठीक है, तो वो एलिमेंट्स की यहाँ पर बात कर लेते हैं जो भी एस्पेक्ट होने वाले हैं। तो सबसे पहला है नेचुरल डायलॉग्स। जो इब्सन हैं जो कैरेक्टर्स हैं उनके नाटक के, दे स्पीक्स इन एवरीडे और अनपोएटिक लैंग्वेज
क्रिएटिंग एन इल्यूजन ऑफ रियल लाइफ। ठीक है, जैसे रियल लाइफ में जिस तरह से बातें करते हैं कि रोज़मर्रा की जो भाषा होती है, बातचीत होती है, वो उस तरह की जो भाषा का उन्होंने और उस तरह के डायलॉग्स उन्होंने यूज़ किए हैं। कंटेम्प्रेरी सेटिंग एंड इश्यूज़। द प्ले इज़ सेट इन अ मिडिल क्लास। ठीक है, इस प्ले में मिडिल क्लास की बात की जा रही है, एक समाज का जो एक हिस्सा है ना मिडिल क्लास, उसकी बात की जा रही है। और नोवेन होम टैकलिंग स्कैंडलस सब्जेक्ट्स लाइक डिजीज़ की, जैसे मैंने बात करी, इंसेक्ट्स हो गए, और अल्कोहलिज्म, शराब जिसको बोलते हैं, एंड द subjugation ऑफ वुमन विच वर रेयरली डिस्कस्ड ओपनली। तो जो कंटेम्प्रेरी जो उस टाइम के इश्यूज थे उस पर उनको उन चीज़ों को इन्होंने अपने नाटक में बताया है, जिससे कि ना थोड़ा रियलिज्म, एक ओरिजिनल बातें लगे। मतलब जैसे कुछ होता है ना, कोई नाटक इस तरह से लिखा जाता है कि उसमें सारी प्रैक्टिकल चीज़ें जो रोज़मर्रा की चीज़ें होती हैं, जिस तरह से समाज में क्या क्या बुराइयां थी, क्या क्या रिचुअल्स होते हैं, क्या खान पान होता है, किस तरह की बातचीत होती है, वो सारी चीज़ें जब हम किसी नाटक में जब वो सारी चीज़ें डाली जाती हैं तो उसको रियलिज्म मतलब यथार्थवाद के करीब उसको माना जाता है। साइकोलॉजिकल डेथ की बात कर लेते हैं यहाँ पर। जो नाटक जो है, दिस प्ले इज ड्वेल्स इनटू द कैरेक्टर्स इनर लाइव्स और एक्सप्लोरिंग एक्सप्रेशंस, गिल्ट, ठीक है, उनके एक्सप्रेशन, उनके गिल्ट एंड द साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट ऑफ पास्ट ट्रोमा। ओके, पास्ट यहाँ पर ट्रोमा की बात हो रही है। पर्टिकुलरली जो मिसिस एल्विन है, शी स्टिफल्ड मैरिज एंड ऑसवाल्ड्स इनहेरिटेड इलनेस की यहाँ पर बात हो रही है। तो जो साइकोलॉजिकल जो गहराई है इस नाटक की, उस पर बात की गई है। सोशल क्रिटिसिज्म की भी यहाँ पर बताया गया है, जिसमें आप बताएंगे कि बाय एक्सपोजिंग द घोस्ट ओके ऑफ कैप्टन एल्विन्स प्रोफ्लिगेसी एंड द फैमिली सीक्रेट्स, इब्सन जो है ही क्रिटिक्स द हिपोक्रेसी ऑफ सोशल रिस्पेक्टेबिलिटी और आउटडेटेड moral standards that harm any individual. Then heredity and environment. This play exemplifies naturalism. Naturalism means an extreme form of realism. Okay, by showing characters as product of their biological inheritance, like Oswald Spheles, or restrictive social conditions, making their downfall seem scientifically determined. Then symbolism as realism. While using symbols, symbol कौन कौन से थे, like orphanage or the fire, ठीक है, they serve to highlight realistic themes like the emptiness of Captain Elvin's legacy or the inevitable ruin brought by the past rather than pure fantasy. Okay, तो जो symbolism एज रियलिज्म के कंटेम्प्रेरी उन्होंने यूज़ किया है, फोकस ऑन ट्रुथ। इब्सन जो है ही एम to present life as it is. He tried to force an audience to confront harsh truth about family, duty and जो social conventions होती हैं वो, and hoping to provoke social changes. ओके, सो ये सारे पॉइंट हो जाएंगे। तो रियलिज्म इन इब्सन्स घोस्ट क्यों बोला जाता है, उसके लिए ये सारे टॉपिक्स हो जाएंगे। इनको अच्छे से आप लोग एक्सप्लेन करके आना। अनदर जो एक और शॉर्ट होने वाला हो चार्ली चैपलिन पे आएगा, ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो मैं यही करवाने वाली हूँ, चार्ली चैपलिन्स इन्फ्लुएंस ऑन ब्रेक्ट, कि ब्रेक्ट पर चार्ली चैपलिन का क्या इन्फ्लुएंस था, किस तरह से ब्रेक्ट को चार्ली चैपलिन ने प्रभावित किया था, तो उसके बारे में आपको बताना है, ठीक है। सो आप आंसर लिखेंगे कि चार्ली चैपलिन डीपली इन्फ्लुएंस्ड ब्रेक्ट, particularly inspiring his concept of epic theater, ठीक है, through Charlie's non-psychological acting, Charlie's non-psychological acting, ये चीज़ उसने काफ़ी प्रभावित की थी। एंड यूज़ ऑफ कैरिकेचर, फिजिकल कॉमेडी एंड क्रिएशन ऑफ द लिटिल ट्रैम्प। ओके,
पर्सोना, लिटिल ट्रैम्प पर्सोना, जो उसकी पर्सनैलिटी थी ना, उससे काफ़ी ब्रेक्ट जो है ही वॉज इंस्पायर्ड. तो दीज थिंग्स अलाउड ब्रेक्ट टू एक्सप्लोर सोशल सिचुएशंस फ्रॉम द आउटसाइड एंड फोस्टरिंग ऑडियंस डिटैचमेंट and critical analysis rather than emotional immersion, and at the same time aligning with Brecht's Marxist views on societal critique. तो ब्रेक्ट जो है ही ऑल्सो एडमायर चैपलिन्स एबिलिटी टू कन्वे सोशल कमेंट्री. जैसे तुम लोगों ने अगर चार्ली चैपलिन के एपिसोड्स देखे होंगे तो इससे तुम लोग अच्छे से कनेक्ट कर पाओगे इस बात को. When he conveys social commentary through gesture and costumes, and seeing him as a model for actors to embody types rather than deep internal psychology. Okay, so key influences देख लेते हैं हम यहाँ पर. यहाँ पर हम बात करने वाले हैं वो कौन कौन से की इन्फ्लुएंसेस थे जिससे जो ब्रेक्ट जिससे इंस्पायर हुए थे. तो फर्स्ट है फिजिकलिटी एंड जेस्ट्स. ठीक है. सो ब्रेक्ट जो है ही एडमायर्ड हाउ चैपलिन्स बॉडी एंड कॉस्ट्यूम्स कम्युनिकेटेड कैरेक्टर एंड सोशल स्टेटस विदाउट एनी डीप इंटरनल मोनोलॉग्स. एंड तो दीज थिंग्स वर अ की एलिमेंट ऑफ हिज आइडियाज ऑफ जेस्ट मीन सोशल जेस्चर. ठीक है, सोशल जेस्चर की यहाँ पर बात हो रही है. तो फिजिकलिटी उसकी किस तरह की फिजिक थी एंड उसके जो जेस्चर्स थे वो जो सोशली जो जितनी भी चीज़ें थी तो वो कम्युनिकेट करती थी सोशल स्टेटस को विदाउट डीप इंटरनल मोनोलॉग. ये आप यहाँ पर बता सकते हैं. देन सोशल कमेंट्री थ्रू कॉमेडी. चैपलिन्स जो फिल्म्स हैं उनकी स्पेशली लेटर वंस लाइक मैं नाम लिख देती हूँ यहाँ पर. Monsieur Verdoux showed how humor and caricature could expose societal hypocrisy and capitalism, aligning with Brecht's political aims. Then non-psychological acting. Brecht ने क्या देखा कि चैपलिन एज एन आइडियल एक्टर who didn't get lost in methods. Okay. किसी मेथड में नहीं फंसता है वो, बट रादर डेमोन्स्ट्रेटेड अ कैरेक्टर एंड अलाउिंग ऑडियंस टू स्टेप बैक एंड थिंक, विच ब्रेक्ट कॉल्ड दिस अलाइनेशन इफेक्ट. ठीक है, जो ऑडियंस को अपने साथ बांध लेती है ना, उसकी एक्टिंग इस तरह की थी. जो चैपलिन जिस तरह की एक्टिंग करते थे और जो उनकी हाव भाव होते थे, जेस्चर होते थे, जो उनकी कॉस्ट्यूम होती थी, तो उसके साथ वो ऑडियंस को अपने साथ अलाइन कर लेते थे. इतनी मतलब उनको वो चीज़ें प्रभावित करती थी ऑडियंस को. देन द लिटिल ट्रैम्प एज अ सोशल टाइप. दैट ट्रैम्प वॉजंट डिटेल्ड इंडिविजुअल बट अ यूनिवर्सल फिगर दैट नेविगेटिंग अ हार्श वर्ल्ड की यहाँ पर बात हो रही है. अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ अ कैरेक्टर एम्बडिंग सोशल कंडीशंस फॉर एनालिसिस. ओके, सो इसमें थोड़ा सा मैं यहाँ पर ब्रेक्ट की एप्लीकेशन भी लिख देती हूँ, थोड़ा सा आपको और नॉलेज हो जाएगी इसमें. ब्रेक्ट एप्लीकेशन, इसमें पहला बताएंगे आप एपिक थिएटर. चैपलिन्स वर्क हेल्प्ड ब्रेक्ट formulated epic theater which breaks dramatic illusion to encourage critical thoughts and using techniques like visible stage or alienation effects. Then notebooks and photos. Brecht जो है he filled notebooks with images including many of Chaplin's as a model of his actors to study physical behavior and social types according to essential drama. तो जो भी चार्लिन और के अलावा और भी जितने भी इस तरह के जो एक्टर्स थे उनकी जो फ़ोटोज़ थी वो उन्होंने काफ़ी सारी अपने पास रखी हुई थी ताकि वो फ्यूचर में जो अदर एक्टर्स हैं उनके साथ वो उस चीज़ को शेयर कर सके और जो अदर एक्टर्स हैं वो उन चीज़ों से जो एक फ़िज़िकल बिहेवियर है, जो सोशल टाइप बिहेवियर होते हैं, उनसे वो लोग कुछ सीख सकें. ठीक है, नेक्स्ट जो पार्ट होने वाला है सेक्शन बी की हम बात कर लेते हैं. आंसर एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस. ये काफ़ी सारे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं मैं इनमें से करवाने वाली, मैं सारे करवा रही हूँ आपको ताकि कन्फ्यूज़न ना रहे. जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं, वैसे तो ये पूरा पेपर ही बहुत इम्पोर्टेंट था बट मैं यहाँ पर जो मैक्सिमम करवा सकती हूँ
वो मैं I'll ट्राई। ओके, सो जिसमें फर्स्ट ले लेते हैं हम, डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ एग्जिस्टेंशियलिज्म इन वेटिंग फॉर गॉड, हाउ इट इज इट रिफ्लेक्टेड इन द कैरेक्टर ऑफ व्लादिमीर एंड स्ट्रागोन। ओके, सो ये करेंगे हम इसको। तो वेटिंग फॉर गॉड है ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसको मैं हमेशा बोलती हूँ, आपको मेरे डायलॉग शायद सेम लगते होंगे कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से आने वाला है। तो यस, इट इज़ ट्रू। तो बोर मत होना ये सुन के, लेकिन ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको हम करेंगे। और इसमें जो दो मेन कैरेक्टर्स हैं, जो व्लादिमीर और स्ट्रागोन, इनके बारे में यहाँ पर पूछा गया है। देख लेते हैं इसको। सो वेटिंग फॉर गॉड इज़ अ quintessential existentialist play exploring life's meaninglessness through Vladimir and Stragon's futile, repetitive wait for the absent Godot. This thing reflecting the core ideas like inherent meaninglessness and radical freedom. Radical freedom. ठीक है, एंड रिलायंस ऑन हैबिट एंड द स्ट्रगल टू क्रिएट पर्सनल पर्पस इन अ साइलेंट यूनिवर्स, with Vladimir often embodying spiritual hope and Stragon leaning towards immediate physical action through both, though they both remain trapped in their shared absurdity. ओके, सो इतना सा तो हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन के बारे में लिख देंगे। देन जो हमें जो क्वेश्चन का जो मेन चीज़ यहाँ पर इन्होंने पूछा गया है, वो मैं दोनों के बारे में लिख के बताएंगे, दोनों के बारे में एक्सप्लेन करना है हमने। एग्जिस्टेंशियलिज्म। ओके, फर्स्ट पॉइंट है एब्सर्डिटी एंड मीनिंगलेसनेस। द सेंट्रल थीम जो थी इस प्ले की इज़ द absurd कंडीशन ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस। ठीक है, वेयर लाइफ लैक्स इनहेरेंट पर्पस and the universe offers no answers, reflected in the characters' endless and pointless waiting. ठीक है, तो absurdity की बात करेंगे और meaninglessness, मतलब जब लाइफ का कोई मीनिंग ही नहीं रह जाता लाइफ में किसी चीज़ की, तब उस चीज़ को यहाँ पर इस प्ले में बताने की कोशिश की गई है। देन एब्सेंस ऑफ गॉड, द हायर पावर। Godot's never arriving presence signifies the lack of divine intervention or inherent meaning, leaving humans to confront their freedom alone. Then, freedom and responsibility. Existentialism points humans are condemned to free. Condemned to free. ठीक है, मीनिंग दे मस्ट क्रिएट देयर ओन वैल्यूज। द ट्रैम्प इन एक्शन हाउएवर शोज द पैरालाइजिंग डिफिकल्टी ऑफ हिज फ्रीडम। एंड देन हैबिट एंड बैड फेथ। द रिपीटेटिव साइकिल ऑफ वेटिंग बिकम्स अ वे टू फिल टाइम, अ फॉर्म ऑफ बैड फेथ and or habit, preventing them from truly facing their existential predicament. ओके, सो ये हमारे कुछ पॉइंट्स पहले यहाँ पे बन गए हैं। एग्जिस्टेंशियलिज्म के बारे में आप बता देंगे, उसके बाद हमें बात करनी है हाउ इज़ इट रिफ्लेक्टेड इन द कैरेक्टर्स ऑफ व्लादिमीर और स्ट्रागोन में ये चीज़ें कैसे रिफ्लेक्ट होती हैं वो आपको बताना है। व्लादिमीर एंड एस्ट्रागोन, मिरर ऑफ ह्यूमन कंडीशन, कि वो एक ह्यूमन कंडीशन का एक आईना था, उसके बारे में हम बात करेंगे इन दोनों के बारे में। तो व्लादिमीर दीदी, ठीक है, often represents the more intellectual or spiritual side, clinging to the idea of Godot and salvation, seeking meaning in belief even as he questions it. He remembers details better but is still lost. And then Stragon Gogo, more grounded in the physical and feeling pain and hunger,
physical and feeling pain in hunger. He cautions the waiting more acutely, suggesting leaving or even suicide means hanging. These things symbolizing a desire for immediate action or escape from the absurd. जैसे कि हम आगे बात कर चुके हैं ऑलरेडी absurdity के बारे में. Their interdependence, their constant bickering और dependency जो थी ना, and shared inability to live highlight how humans rely on companionship and routine to endure the meaninglessness even as they despair. Then struggle for identity. उनका जो दोनों का जो स्ट्रगल था उसके बारे में आप थोड़ा सा बता देना कि देयर फेलिंग मेमोरीज एंड कन्फ्यूजन अबाउट हु दे आर और व्हाट दे हैव डन अंडरस्कोर द एग्जिस्टेंशियल थीम दैट without a defined essence of purpose or identity itself is fluid and uncertain. Then यहाँ पर हम conclusion लिख देंगे. conclusion में आप लिखेंगे कि ultimately their shared inability to define their own purpose despite moments of lucidity or makes them perfect embodiments of humanity trapped in an absurd meaningless world and desperately passing time while awaiting a salvation means godot salvation that never comes. Okay, next देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे यहाँ पर. हाउ डज ब्रेक्ट यूज़ ह्यूमर एंड सटायर टू कमेंट ऑन सोसाइटल इश्यूज़ इन द प्ले. कि जो ब्रेक्ट हैं वो अपने प्ले में ह्यूमर और सटायर का किस तरह से यूज़ करते हैं टू कमेंट ऑन सोसाइटल इशू. जो सोसाइटी के जो इशू थे उनको उन पर कमेंट करने के लिए, उनको बताने के लिए. ठीक है, सो यहाँ पर हम अपना स्टार्ट करेंगे. इंट्रोडक्शन में आप बताएंगे कि ब्रेक्ट जो है ही यूजेस ह्यूमर एंड सटायर often though his epic theatre technique like the alienation effect, ठीक है, to create critical distance making audience question societal norms. मतलब वो एक इस तरह का एक एटमॉस्फेयर बना देते हैं कि जो ऑडियंस है वो क्रिटिकल क्वेश्चंस पूछना स्टार्ट कर देती है. ठीक है, एंड कैपिटलिज्म एंड इनजस्टिस रादर देन जस्ट एम्फसाइज. He achieves his this via parody, ठीक है, songs and direct address और इसके साथ साथ narrative interruptions and turning laughter into a tool for practical analysis and social changes as seen in the plays like the therapy opera or the irresistible rise of द औरतों. ओके, तो इनके अगर आपको ये नाम याद रह जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है. अदरवाइज़ आप इतना भी लिख देना जो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि जो ब्रेक्ट हैं वो किस तरह से अपने नाटकों में जो सटायर और ह्यूमर का यूज़ करते हैं. तो ये सारी चीज़ें हो जाएंगी. इसके बाद हम पॉइंट्स लिखेंगे यहाँ पर जो टेक्निक्स थी कि वो क्यों करते थे. ठीक है, हाउ डज. तो मैं वो एक पॉइंट लिख लेते हैं यहाँ पर. चलिए वो टेक्निक्स की हम बात कर लेते हैं जो इन्होंने अपने ह्यूमर और सटायर के ज़रिए किस तरह से यूज़ करी है. कौन सी टेक्निक्स इन्होंने यूज़ करी थी. तो हम हेडिंग देंगे टेक्निक्स फॉर ह्यूमर एंड सटायर. ऑलराइट, चलिए फर्स्ट पॉइंट हमारा एलाइनेशन इफेक्ट. ही प्रेजेंट्स फैमिलियर सिचुएशंस लाइक पुअर्टी. ठीक है, पुअर्टी और फैसिज्म. इन सारी सिचुएशन को वो अपने प्ले में दिखाते हैं एज स्ट्रेंज और क्वेश्चनेबल एंड प्रिवेंटिंग इमोशनल इमर्सन एंड एनकरेजिंग इंटेलेक्चुअल क्रिटिक. ठीक है, तो इन चीज़ों को वो किस तरह से अलाइन करते हैं. जो प्रैक्टिकल चीज़ें थी उनके साथ अलाइन करके वो अपने प्ले का एक पार्ट बनाते थे उनके ज़रिए. देन पैरोडी एंड बल्स के mocks historical figures or established dramatic forms like Shakespeare's to expose their flaws and link them to contemporary issues such as
like which in the resistible rise, the resistible rise, ठीक है, rise of ortho. ओके इसमें क्या था कि दिस वॉज द प्ले वेयर ही द पैराडाइज हिटलर्स राइज थ्रू गैंगस्टर्स ट्रॉप्स, देन पैरोडी एंड बर्ड्स के एंड सॉन्ग्स और म्यूज़िक का भी वो किस तरह से यूज़ करते हैं, लाइक इंटरप्ट द एक्शन विद विटी और आइकॉनिक सॉन्ग्स दैट comments on the character's hypocrisy or the underlying social commentary, and often delivered directly to the audience. Direct address or narrators. In his plays, the characters or narrators breaks the fourth wall, like they were speaking directly, ठीक है, टू द ऑडियंस. मतलब उनके जो प्ले होते थे उसमें जो कैरेक्टर होते थे वो ऑडियंस से सीधी बात करते थे, एंड रिवीलिंग स्टेज डायरेक्शंस और समराइजिंग फ्यूचर इवेंट्स एंड डिस्टरप्टिंग द इल्यूजन ऑफ रियलिटी. फन एंड मिसचीफ. ब्रेक्ट इनकॉर्पोरेटेड ह्यूमर टू कीप ऑडियंस इंगेज्ड. ऑडियंस को इंगेज रखना, मतलब इंगेज रखते थे वो अपने जो भी उनके डायलॉग्स होते थे कैरेक्टर्स के ज़रिए, जो जो टेक्निक वो यूज़ करते थे, एंड रिकग्नाइजिंग दैट लाफ्टर कैन मेक पीपल मोर रिसेप्टिव टू सीरियस पॉलिटिकल आइडियाज़. ओके, सो हाउ इट टारगेट्स सोसाइटल इश्यूज़. अब एक पॉइंट मैं बना देती हूँ ये, ताकि हम जो यहाँ पर इन्होंने जो क्वेश्चन में जो पूछा है ना, जो सोसाइटल इश्यूज़ के बारे में जो हमें बताना है आप यहाँ पर, तो ये भी एक हेडिंग बना लेते हैं कि हाउ इट टारगेट्स द सोसाइटल इशू. ओके, एक हेडिंग ये बन जाएगी. तो इसके हम पॉइंट्स लिखेंगे एक एक करके. फर्स्ट है क्रिटिक कैपिटलिज्म एंड इनइक्वालिटी. जो उनका जो प्ले है एक द फर्स्ट है द थेरेपी ओपेरा. द ह्यूमरस पोर्ट्रेयल ऑफ बेगर्स, इसमें बेगर्स की बात की गई है, एंड क्रिमिनल्स, ठीक है. हाईलाइट्स हाउ द सिस्टम इटसेल्फ ब्रीड देम. मतलब जो सिस्टम है वो कैसे बेगर्स को और क्रिमिनल्स को मतलब उनको पनपने के लिए मौका देता है. एंड क्वेश्चनिंग हु द रियल विलेन्स आर. मतलब कहने का ये है कि जो इन्होंने क्रिटिक कैपिटलिज्म और जो इनइक्वालिटी की जो बात की है, उसमें उनका जो प्ले है द थ्री पेनी ओपेरा, उसमें बताया कि किस तरह से जो एक्टर्स हैं उनके ज़रिए बैगर्स और क्रिमिनल्स का उन कैरेक्टर्स को लेकर किस तरह से ये बताया गया है कि समाज के रियल विलन्स कौन है. जो बैगर्स है, क्रिमिनल्स वो हैं, या फिर जो इनको ब्रीड करते हैं वो लोग मेन विलन हैं सोसाइटी के. देन सेकंड है एक्सपोज पॉलिटिकल करप्शन, कि पॉलिटिकल करप्शन को किस तरह से वो एक्सपोज करते हैं. सो इन द रेजिस्टेबल राइज ऑफ ऑर्थो ही यूजेस गैंगस्टर कॉमेडी. गैंगस्टर कॉमेडी क्यों करते हैं? टू सेटराइज हाउ इजीली फासिस्ट लीडर्स राइज टू पावर थ्रू मैनिपुलेशन एंड मेकिंग द ऑडियंस लाफ एट द absurdity while recognizing the danger. तो इन्होंने जो पॉलिटिकल करप्शन को भी इन्होंने एक्सपोज करने की कोशिश की है. चैलेंजेस फॉर बॉयज वैल्यूज़. अर्ली प्लेज ऑफन यूज्ड cynical humor. Okay, cynical humor to attack conventional morality and the hypocrisy of the middle class, promoting societal ideas. Then हम इसको conclude कर देंगे. Conclusion में आप लिखेंगे कि by using laughter not as an escape but as a critical tool, Brecht forces audience to see the world differently and encouraging them to question power structures and become agents for change. That's it. आप इतना लिख देना, इसमें आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा. इसके बाद हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर
इस वाले की, ठीक है। एक्सप्लोर द थीम ऑफ रिपीटिशन एंड सर्कुलरिटी इन द प्ले, हाउ डज द इट कंट्रीब्यूट टू द ओवरऑल सेंस ऑफ डेस्पेयर। कि जो किसी भी प्ले में जब जो रिपीटिशन और सर्कुलरिटी को आप किस तरह से, उस थीम को किस तरह से एक्सप्लोर करेंगे, एंड ये जो रिपीटिशन और सर्कुलरिटी है ये कैसे कंट्रीब्यूट करती है टू द सेंस ऑफ डेस्पेयर को। तो हम इंट्रोडक्शन में लिखेंगे सैमुअल बेकेट्स प्ले पर्टिकुलरली वेटिंग फॉर गोडोथ और एंड गेम। एंड गेम वो मूवी वाला एंड गेम नहीं, ये प्ले की बात हो रही है। सो रिपीटेशन एंड सर्कुलरिटी आर फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड थीमेटिक डिवाइसेस, ठीक है। दे कंट्रीब्यूट टू एन ओवरवेलमिंग सेंस ऑफ डेस्पेयर बाय एम्फसाइजिंग द लैक ऑफ प्रोसेस एंड द फ्यूटिलिटी ऑफ एक्शन and the inescapable monotony of human existence. Okay? अब हमें बात करनी है कि हाउ डज इट कंट्रीब्यूट टू द ओवरऑल सेंस ऑफ डिस्पेयर। तो अब इसको हम ऐसे ही हेडिंग डाल लेंगे कि हाउ रिपीटिशन एंड सर्कुलरिटी कंट्रीब्यूट्स द ओवरऑल सेंस ऑफ डिस्पेयर, ठीक है। तो इसी को यहाँ पर हम कंटिन्यू कर लेंगे। इसमें फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे हम stagnation and lack of progress. The most significant contribution to despair is the pervasive sense of stasis. Characters engage in the same conversation and actions day after day without any change in their circumstances. And in waiting, जो इनका प्ले है वेटिंग फॉर गोडोथ, Vladimir and Estragon, they end both acts with the same dialogues. Yeah, like, yes, let's go. Let's go. Followed by the stage directions. They do not move. So these highlight a total paralysis and the impossibility of breaking free from their situation. तो स्टेगनेशन और लैक ऑफ प्रोग्रेस की यहाँ पर बात कर लेंगे हम। सेकंड पॉइंट हम बनाएंगे मीनिंगलेस ऑफ एग्जिस्टेंस, ठीक है। सो द एंडलेस और अनचेंजिंग साइकिल ऑफ इवेंट्स दैट सिग्निफाइज अ वर्ल्ड डिवॉइड ऑफ इनहेरेंट पर्पज ऑफ मीनिंग, अ कोर टेंट ऑफ एब्स्ट्रैक्ट फिलोसफी। द कैरेक्टर्स रूटीन, जो कैरेक्टर्स का जो रूटीन है और जो रिपीटेटिव डायलॉग्स हैं उनके, सच एज नथिंग टू बी डन, है ना, ये बार बार जो बोला गया है नथिंग टू बी डन, become a substitute of for purposeful action, and these things suggesting that human existence की जो बात हो रही है यहाँ पर इज़ अ सीरीज ऑफ फ्यूटाइल जेस्चर इन अ डिफरेंट यूनिवर्स। ओके, तो मीनिंगलेस ऑफ एग्जिस्टेंस की यहाँ पर बात हो जाएगी। थर्ड पॉइंट हम लिखेंगे रॉइजन ऑफ होप एंड टाइम। टाइम जो है इन जो ये प्ले होते हैं इनमें दिस इज़ नॉट अ लीनियर बट सर्कुलर, a loop of suffering, a loop of suffering. So in Waiting for Godot, the messenger boy repeated arrival, मतलब जो इन वेटिंग फॉर गोडो जो प्ले है उसमें जो मैसेंजर बॉयज़ जो रिपीटेडली अराइव होता है टू अनाउंस गोडोथ विल नॉट कम टुडे बट श्योरली टुमारो, दिस ट्रांसफॉर्म होप इनटू perpetual disappointing cycle। एंड जो एंड गेम है इनका प्ले, एंड गेम में क्या बताते हैं कि जो क्लोज रिपीटेड चेकिंग ऑफ द आउटसाइड वर्ल्ड ओनली टू रिपोर्ट ज़ीरो और ग्रे, ठीक है, कंडीशंस ज़ीरो और ग्रे कंडीशंस री इन्फोर्स दैट रिन्यूअल इज़ इम्पॉसिबल एंड द वर्ल्ड इज़ इन एन अनएंडिंग स्टेट ऑफ डीके। तो इरोजन ऑफ होप एंड टाइम के बारे में आप बता देंगे। फोर्थ है साइकोलॉजिकल टॉर्मेंट एंड बोर्डम। कई बार क्या होते हैं ना, जब चीज़ें रिपीट होती रहती हैं, चाहे डायलॉग हो या सिचुएशन हो किसी भी प्ले में, तो वो बहुत ना मोनोटोनस हो जाती हैं, बोरिंग हो जाती हैं। सो इसमें जो साइकोलॉजिकल टॉर्मेंट और बोर्डम की जो बात कर रहे हैं इसमें आप लिखेंगे कि द मोनोटोनस रिपीटेशन क्रिएट एक्सट्रीम बोर्डम, okay, and psychological suffering for the character।
psychological suffering for the character who engage in tribal games and routines simply to pass the time. ठीक है, वो बस टाइम पास कर रहे हैं, टाइम पास करने के लिए। दिस relentless boredom और morbid monotony, जिसको आप बोल सकते हो, एज वन एनालिसिस पुट इट, मिरर्स अ फॉर्म ऑफ डेथ इन life where the characters are essentially just waiting for death without truly living. ओके, सो जो साइकोलॉजिकल टूर्नामेंट है उसकी बात कर लेंगे हम। एब्सेंस ऑफ क्लोजर, द सर्कुलर स्ट्रक्चर ऑफ द प्ले विद इवेंट्स बिगिनिंग और एंडिंग। ठीक है, जो इवेंट्स हुए थे ना, वो बिगिनिंग में और जो एंडिंग में जितने भी इवेंट्स हुए थे, in much the same way denies the audience or characters to confront of closure for closure or resolution. This uncertainty and the remaining tension at the end of the play emphasize that their suffering is going and will continue definitely. ओके, सो एब्सेंस ऑफ क्लोजर की बात कर लेंगे यहाँ पर। फिर हम कंक्लूजन लिख देंगे। कंक्लूजन में आप लिखेंगे कि जो बैकेट है, ही यूजेस दीज टेक्निक्स टू क्रिएट अ ड्रामेटिक फॉर्म दैट एम्बडीज द फिलोसॉफिकल मीनिंग इन मीनिंगलेस और स्टैटिक existence, leaving both the characters and the audience with a profound sense of existential despair. लास्ट क्वेश्चन हम करने वाले हैं कि व्हाट आर द सेंट्रल थीम ऑफ घोस्ट एंड हाउ डू दे रिलेट टू द सोशल एंड कल्चरल कंटेक्स्ट ऑफ द टाइम इट वाज रिटन। कि जो सेंट्रल थीम थी घोस्ट जो प्ले है, उसका जो सेंट्रल थीम क्या रही है, एंड हाउ दे रिलेट टू द सोशल स्ट्रक्चर। जब ये लिखा गया था तब ये जो प्ले था ये कैसे रिलेट करता है सोशल और कल्चरल कंटेक्स्ट के बारे में यहाँ पर आपको बताना है। ओके, सो हम इंट्रोडक्शन लिखेंगे। इंट्रोडक्शन में बता दें कि जो सेंट्रल थीम जो थी ऑफ 1990s फिल्म घोस्ट आर एंड्यूरिंग लव, किस लिए, आफ्टर लाइफ, ठीक है, एंड जस्टिस, इन तीनों चीज़ों की बात करते हैं। विच कनेक्टेड डीपली विद जो ऑडियंस थी, दैट सीकिंग इमोशनल reassurance and a clear moral framework in a world growing more complex. ओके, तो सेंट्रल थीम की हम सबसे पहले बात करेंगे। ये क्वेश्चन जो है ना, ये आपका 20 नंबर का है, तो इसको हाफ जो क्वेश्चन है उसमें हम इसकी सेंट्रल थीम के बारे में बात करेंगे, और जो हाफ क्वेश्चन होगा उसको हम इसका जो कंटेक्स्ट था सोशल और कल्चरल के बारे में उसको हम यहाँ पर बताएंगे। तो पहला है हमारा, हम सेंट्रल थीम की बात कर लेते हैं। सेंट्रल थीम में आप पहला लिखेंगे एंड्यूरिंग लव। ठीक है, एंड्यूरिंग लव में आप क्या बताएंगे कि जो कोर थीम थी इस प्ले की, दैट लव ट्रांसेंड्स फिजिकल डेथ, सैम्स लव फॉर मॉली। यहाँ पे एक सैम है, एक मॉली है, ठीक है, इज सो स्ट्रॉन्ग, सैम जो ही लव्स मॉली, दैट this love is so strong that his spirit remains earthbound to protect her, and culminating in an emotional farewell that affirmed for audience the possibility of connection beyond morality. ठीक है, so nice ना, enduring love। second है the afterlife and spirituality. The film explores a simple and non-dominational idea of the afterlife, where good souls ascend to heaven in light and evil souls are dragged into tangible hell. Okay, this provided a comforting or accessible spiritual message that resonate widely with a diverse audience. Then, justice and betrayal. This plot is driven by Sam's quest for justice after he discovers his murder was orchestrated by his
trusted friend and business partner named Carl. Due to greed, ठीक है, लालच के चक्कर में उसने ये किया. This introduced a classic thriller element of betrayal. यहाँ betrayal की बात हो रही है ना, where moral actions जो सैम्स की honesty होती है और his eventual selflessness are rewarded and avarice is punished. ओके, तो जो जस्टिस के बारे में बता देंगे, आप betrayal के बारे में बता देंगे. नेक्स्ट है हमारा grief and letting go. Molly's character are focused heavily on grief and her initial inability to let go of Sam. Too much must learn to move on. The film suggests that the true peace comes from accepting loss and finding closure. A message encapsulated in Sam's final words like the love inside, ठीक है, you take it with you. That's it. तो यहाँ पर हमने बात करी अभी सेंट्रल थीम के बारे में जो यहाँ पर इन्होंने पूछा है. अभी हम यहाँ पर बात करने वाले हैं जो ये कैसे रिलेट करता है इन चीज़ों को, सोशली और कल्चरल कंटेक्स्ट से कैसे रिलेट होती है चीज़ें. तो हम हेडिंग लिखेंगे रिलेशन टू द सोशल कल्चरल कंटेक्स्ट. ओके, सो इसी में फर्स्ट पॉइंट हम बनाएंगे द रिएक्शन टू द 1980s एक्सेस. द अर्ली 1990s सो अ कल्चरल शिफ्ट away from the perceived materialism and excess of the 1980s. जो इसमें दो विलेन है कार्ल, he is motivated by greed and desire. okay, किसके लिए? for wealth, which directly contrast with the pure or selfless love of Sam और Molly. ठीक है. The film's clear moral stance where the pursuit of money leads to the demonstration and served as a moral critic of the previous decades' values. Second point है desire for reassurance. In an era of increasing societal complexity, okay, and a growing fear of the unknown, fear जिसको आप बोल सकते हैं impact of global issues or urban crime, and as Sam is mugging, so this film offer powerful emotional reassurance. The idea that communication or love could bridge two worlds provided comfort and escapism for audience grappling with loss and uncertainty. Genre bending success. This film blended a traditional love story, a supernatural thriller, and even comedy elements. This unique genre combination helped it appeal to a wide audience and made it an unexpected blockbuster, and reflecting a cultural openness to unconventional narrative at the box office. Focus on the spiritual. This film exploration of physics, ghost, and defined a afterlife tapped into a universal human curiosity after morality and the spiritual realism. So this accessible Timstown spirituality was known denomination and resonated with a broad audience seeking meaning, the comforting notion that loved ones are never truly gone. Okay, so इसके बाद आप कंक्लूजन लिख देना और आपका क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा. ठीक है, तो ये पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया यहाँ पर और इसी के साथ वीडियो भी कंप्लीट हो गई है. तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम्स एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग. एंड वन मोर थिंग, प्लीज़ वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर लेना, हाइप कर देना. थैंक यू एंड बाय बाय.